ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब सीधे रुक करेंगे हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़े का। मेरे दो सहयोगी राजकुमार चौधरी और दीप्ति द्विवेदी आगरा शहर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, देखिए शाम का वक्त है और यहाँ पर ठंड का पारा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सियासी पारा जो है, अगर देखें ठंड का पारा यहाँ डाउन होता जा रहा है और सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर लोगों में उत्सुकता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज के लिए जो वोटिंग है वो 10 फरवरी को होनी है। तो लोगों में उत्सुकता यहाँ पर काफी ज्यादा देखी जा रही है और डोर टू डोर कैंपेन भी किया जा रहा है, क्योंकि आज हम लगातार आगरा में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों के बीच पहुंचकर जानने की कोशिश किए हैं कि यहाँ पर किस तरह से जनता का मूड क्या है। क्योंकि आज नेटवर्क 10 की टीम चुनावी अखाड़ा लेकर आगरा पहुंची हुई है और जहां पर लोग अपना ओपिनियन रख रहे हैं, लोगों की क्या राय है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम वोटर की बात करें पूरे आगरा की, तो 34 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर हैं और अभी जो वोट प्रतिशत है वो वोटरों की जो है वोट प्रतिशत वो बढ़ी है 2017 के मुकाबले 2022 में। तो यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब फिलहाल ये देखना होगा कि जनता का जो मूड है वो अभी किस तरह से है। और यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। देखिए ये आगरा कैंट का इलाका है और आगरा ग्रामीण से भी जुड़ा हुआ है, बॉर्डर एरिया पड़ता है। तो यहाँ पर जो जनता का मूड है, जनता का क्या मिजाज है, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो सरकार के द्वारा कामकाज किए गए हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं, उससे कितना लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजकुमार जी, आज जिस तरह से हम पूरे दिन यहाँ पर मौजूद रहे हैं, लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, कुछ लोग संतुष्ट तो कुछ लोग असंतुष्ट नजर आए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर दीप्ति, क्योंकि चुनाव का दौर ही ऐसा होता है और सरकार चाहे कोई भी रही हो, लेकिन हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती, जैसा मेरा मानना है। और ऐसा वोटरों में भी देखने के लिए मिल रहा है, कोई किसी की समर्थन कर रहा है तो कोई किसी का विरोध भी कर रहा है। हालांकि बेहतरी ये है कि लोकतंत्र में लोग अपनी बात कह रहे हैं और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है ये, क्योंकि दुनिया का हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मताधिकार का उपयोग करना हर किसी वोटर का हक बनता है। और बेहतरी इसमें है क्योंकि चुनाव आयोग ने भी इस चीज़ की कई जगह सिफारिश की है तमाम तरह के, और हम लोग भी शायद उसी का एक हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों को वोट देने जाना चाहिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का उपयोग करें और अपनी मर्जी का प्रतिनिधि चुने। और यहाँ आने के बाद वो चीज फील भी हो रहा है, क्योंकि लोगों में उत्सुकता बहुत ज्यादा है और पहले फेज में वोटिंग होनी है और जाहिर तौर पर जनता जिस तरह से यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपना रुझान दे रही है और साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अहम यहाँ ये है राजकुमार जी, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो उनका भी यहाँ पर दबदबा काफी ज्यादा देखा जा रहा है। बीजेपी पार्टी का जिक्र करे या सपा या कांग्रेस या बसपा, किसी का भी जिक्र करे, तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ पर लगातार उनका दबदबा देखा जा रहा है। हर किसी का अपना अपना मानना है, हर किसी की पार्टी को लेकर अपना ओपिनियन है। तो हमने जिस तरह से आज जनता के बीच रहकर उनके मूड को जानने की कोशिश की है, इतनी बात तो समझ में आई है कि अभी जनता जो है वोट डालने को लेकर काफी ज्यादा जागरूक यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल स्वाभाविक दीप्ति, निश्चित तौर पर, क्योंकि दरअसल लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और होना चाहिए। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इन मैम से शुरुआत करेंगे। मैम, हम लोग नेटवर्क 10 हमारा एक कार्यक्रम इस समय चल रहा है, इस समय चुनाव का दौर है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? प्रतिक्रिया किस? चुनाव का दौर है, ये सरकारें आई हैं गई हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आगरा में रह रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव तो लखनऊ से हूँ। अच्छा, मैं लखनऊ से हूँ, बिलोंग करती हूँ लखनऊ कैंट से। और अब तो समाजवादी पार्टी आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। ओके, वजह? बीजेपी ने काम ही कहाँ किया है, हम सब परेशान हैं। और जिस जगह हम खड़े हैं, ये भी जगह का शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी ने ही करी थी, जैसा कि मेरी नॉलेज में है। और उनके करे हुए कार्य पे बीजेपी अपने रिबन काट रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, 2 साल का कोरोना काल का दौर गया, स्वाभाविक सी बात थी। उस समय किसी भी व्यक्ति को जिंदा रखना बहुत जरूरी था, परिवारों में लोग सिमट गए, सड़कों पर नहीं थे लोग। इस दौर में जो सरकार का काम हुआ, जो सरकार ने अपना कामकाज किया, जिन भी परिस्थितियों में काम किया, इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? सरकार थी कहाँ, सब तो अंदर थे, सब तो अपना कोविड पॉजिटिव बता के सब के सब अपने आप को क्वारंटीन करे हुए थे। आम जो समाज सेवा जो करते हैं लोग, आप हो गए और सब हो गए, हमारे भाई बंधु, ये सब रोडों पे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। इतनी पब्लिक पैदल आ रही थी, किसी को भी सरकार ने कोई फैसिलिटी नहीं दी।
और अब आज जब इलेक्शन है तो इनकी वैन्स आ गई, रेडी हो गई, इतनी जल्दी वैन्स रेडी हो गई, जबकि बिल्कुल स्वाभाविक सी दौर है, क्योंकि कोरोना का दौर था और बेहद दुखद क्षण था उस समय। लोगों को और भी कुछ मेहमान भी यहाँ पे आए हैं, उनसे भी सीधे जोड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा। जी, मेरा नाम चिराग तोमर है। अच्छा, चिराग जी क्या करते हैं? जी, मैं छात्र नेता हूँ, आगरा विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता हूँ। इस समय का जो चुनावी टेम्परामेंट है, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, चुनावी टेम्परामेंट जो है, मैं छात्र हूँ, छात्रों की बात करता हूँ। देखिए, इस सरकार में जो छात्रों के साथ जो दंडनीय व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। जो इलाहाबाद में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कमरे से निकाल के छात्र जो पुलिस ने उनके साथ बर्बरता से लाठीचार्ज किया। जो लखनऊ में छात्र अपने जो क्या बोलते हैं, अपने हक मांगने जाते हैं विधानसभा में, उनके साथ जो लाठियों से उनका स्वागत किया जाता है। ये जनता इस सरकार को उखाड़ने को फेंकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव जी नौजवानों के नेता हैं, छात्रों के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, उनको समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। छात्र तैयार बैठा हुआ है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के। छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्र नेता हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि छात्रों की बात होनी चाहिए। मैं आपका परिचय चाहूँगा सबसे पहले। मैं नवल तिवारी हूँ और आगरा में एक सोशल वर्कर के रूप में काम भी करता हूँ और राजनीतिक दृष्टि से मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी हूँ। अच्छा तिवारी जी, एक बहुत अहम सवाल है। आगरा में आप बिलोंग करते हैं, आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं, आगरा में 2 सांसद हैं, आगरा के बहुत कई मायने लगते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये जो टेम्परामेंट है, इस समय मैं चुनाव की बात नहीं करके आपको कोरोना काल में ले जाने का प्रयास करूँ। जो कोरोना का जो काल का जो दौर था, उसमें किस तरीके से आपने उन चुनौतियों का सामना किया? कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर ही जो गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, दलित लोग थे, जो जिनका रोजगार बंद हो गया था, उन लोगों को 2 टाइम का राशन देने का काम किया है और हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन देने का काम किया। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार, जो माननीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व में इनकी सरकार थी, उन्होंने आरोप लगाया कि जो वैक्सीन है ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। आप सोच सकते हैं कि उसी वैक्सीन की वजह से आज तीसरी लहर अगर देश के अंदर आई तो उसका प्रभाव कुछ भी नहीं रहा है। पहली लहर जो आई थी, हम लोगों ने उसका अच्छे से उसका सामना किया। दूसरी लहर में जरूर वो रहा कहीं ना कहीं, लेकिन तीसरी लहर में हमने समय आते हुए उसका ठीक से उपयोग किया और हमारे देखा होगा आपने कि तीसरी लहर समय से पहले समाप्ति की ओर जा रही है और कोई ज्यादा केसेस भी नहीं निकल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से देश के अंदर जो काम किया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आगे आने वाले समय में 2022 में जो चुनाव विधानसभा का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि नौजवान और रोजगार और किसानों के लिए जो भी काम जिसने किया सरकार ने, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पूर्व की सरकारों ने हमेशा नौजवानों हो, चाहे किसान हो, चाहे रोजगार देने की कोई बात हो, जो लोग गरीब हैं, दलित हैं, अति पिछड़े लोग हैं, उन लोगों के साथ हमेशा छल किया है, धोखा दिया उन लोगों को। और बहन बेटियां जो थी घर से, समाजवादी पार्टी की सरकार में घर से निश्चित तौर पर अपनी अपनी राय है और अपनी ओपिनियन आदमी को कहनी भी चाहिए। मैं सबसे पहले आपको परिचय चाहूँगा और परिचय देने के बाद फिर केवल एक टिप्पणी कि जो मौजूदा हालात है, इस हालात के ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? मेरा नाम मयंक दुबे है। मैं पेशे से पोएटर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ वर्तमान राजनीति पर। ना देखिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश में और प्रदेश में जो सरकार चला रही है, वो हमारी माँ बेटियों का, नारी शक्ति का सम्मान किया, पूरे देश में किसानों का भी सम्मान किया। उन किसानों का सम्मान का मतलब यह है कि किसानों का बिल वापस लिया, इतनी छीटाकशी के बावजूद भी। अच्छा, एक चीज़ें भी बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार जरूर है, पर लेकिन इस तरीके की टिप्पणी बीच में किसी को बोलना हर किसी को चाहिए। आपका परिचय और क्या टिप्पणी करेंगे? जी, मेरा नाम सोनू यादव है और मैं समाजवादी पार्टी का मतलब एक कार्यकर्ता हूँ छोटा। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि बीजेपी से कि अच्छे दिन कब आएंगे। किसान भूखा मर रहा है। आपने भी देखा किसान आंदोलन चला, जिसमें किसान को मतलब जो है एक देशद्रोही साबित कर दिया गया कई किसानों को कि अगर वही किसान का बेटा एक फौज में लड़ रहा है, ठीक है, वो देश की रक्षा कर रहा है और उनके माँ बाप को आप इस तरीके से मतलब मार पीटे आ रहा है। अभी आपने देखा कि जो स्टूडेंटों को कई लोगों ने मतलब लाठीचार्ज करवाया गया, घायल हुए और 15-15 लाख रुपए जो थे बस
हम यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए। बिल्कुल 15 लाख रुपए की डिमांड भी वाजिब है। भैया मैं आपसे एक चीज़ जानने का प्रयास करूँ, आप क्योंकि बिल्कुल न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल वोटर हैं, है ना, मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आपको वोट किसे देनी है, लेकिन 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 कहीं ना कहीं मौजूदा हालातों में लोकतंत्र में आपको अधिकार है अपनी वोट देने का, और वोट देनी जरूर चाहिए। अखिलेश भैया को ही वोट जाएगा, क्योंकि अखिलेश भैया ने विकास किया था। क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, टैक्सी। हाँ, इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है। अखिलेश भैया ने जो काम किया था इस सरकार में एक भी काम नहीं किया है, नाम चेंज किया, बस सिर्फ नाम चेंज किया है और कुछ नहीं किया है सरकार ने। विकास के नाम पे आ जाओ मंदिर के ही बारे में पूछते हैं। जब रोजगार नहीं रहेगा तो मंदिर कहाँ से आएगा? बिल्कुल स्वाभाविक है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर चुनावी शंखनाद जारी रहेगा। अब चलते हैं एक ब्रेक पर। चुनावी अखाड़े में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग इस समय आगरा कैंट, जो आगरा की छावनी है, छावनी विधानसभा सीट है, वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ एक लवर्स पॉइंट है जिस पर आई लव आगरा लिखा हुआ है, उस पर मौजूद हैं। वहाँ पे काफ़ी शाम को युवाओं का बड़ा जमावड़ा रहता है, इसलिए हम लोगों ने भी समझा कि जो देश का युवा है वो युवा क्या सोचता है, उस युवा की क्या समझ है, वो कितना परिपक्व है, इसको भी देखना बड़ा लाजमी होता है। तो एक बार फिर दोबारा से अपने दर्शकों को सीधा लेके चलेंगे। मैं आपका परिचय चाहूँगा, बैठिए, मैं आपका परिचय चाहूँगा और इस पर टिप्पणी कीजिएगा। जी, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मैं भाजपा का समर्थन करना चाहता हूं, क्योंकि भाजपा एक ऐसी सरकार है जिसने लोगों को एक कोरोना काल में बचाया है और एक जो रोजगार दिया था भाजपा सरकार के मुकाबले किसी ने रोजगार नहीं दिया है। अच्छा, करते क्या हैं आप? मैं एक छात्र हूं। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीए का छात्र हूं। अच्छा, आगे बढ़ के क्या करना चाहते हैं फिर? मैं देखिए आगे चल के जॉब करना चाहता हूँ। अच्छा, किस में जॉब करना चाहते हैं? क्या कैरियर, क्या सोचा है? हर किसी के सपने होते हैं। देखिए मैं इन फ्यूचर अभी देखिए रेलवे वगैरह किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ इन फ्यूचर। क्यों सरकारी नौकरी ही क्यों? देखिए सरकारी नौकरी इसलिए क्योंकि उसके अंदर सुविधाएं हैं आज भी, और एक सरकारी नौकरी की जो अलग, जो आज कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी की एक अलग पावर है, इसलिए। और मैं सरकार का सेवक बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस सरकार का बहुत बड़ा फैन हूं। सरकारी नौकरी, कहीं ना कहीं युवा जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहता है, उसकी वजह। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं मजदूर आदमी हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब करता हूँ जी। तो भविष्य में क्या आपके सपने क्या हैं? सपने तो मेरे बहुत हैं, पर पिछले 5-10 साल से इस सरकार में वो सपने पूरे मेरे हो नहीं पाए। अच्छा जी। क्या सपने हैं? सपने तो मेरे ये हैं कि अच्छा काम मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, जिसमें सरकार ने वो बंद कर रखे हैं। क्या पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई सर मैंने कुछ नहीं की। बिना पढ़ाई के कैसे नौकरी मिलेगी? नौकरी जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से मिलती है, कुछ माइंड भी होता है बंदे का जो नौकरी तक पहुंचाता है, जैसे कि हमारे अखिलेश यादव जी करते हैं। अखिलेश यादव जी कम पढ़े लिखे हैं? नहीं, वो तो बहुत काफी पढ़े लिखे हैं, पर वो हमारे लिए तो कुछ करते हैं ना, हम जैसे अनपढ़ों के लिए। तो अनपढ़ों को अगर नौकरी मिलेगी तो पढ़े लिखे क्या करेंगे? नौकरी की बात नहीं करी जिसकी आप बात कर रहे हो। कुछ नौकरियां ऐसी भी होती हैं जो हमारी कंपनी के अंदर मिलती हैं, मैं उन नौकरियों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये मेरी कंपनी, जूते की कंपनी जो है, उसमें मुझे जॉब मिल जाती है, उसकी मेरी सैलरी जो होती है वो सरकार वहाँ से उन पर टैक्स लागू कर रही है और उसके ऊपर उन्होंने हमारी तनख्वाहें कर दी हैं कम। जो जीएसटी का मसला चल रहा है उसको लेके आपको जानकारी है 5 लाख रुपए तक पर टैक्स नहीं लगता? बिल्कुल जानकारी है मुझे उस पर उसके अंदर ये कहानी है, वो टैक्स जो भी लगाते हैं उसके अंदर कहानी होती है, कंपनी के लोग हमारे पास से टैक्स काटते हैं वो। अच्छा भैया, आप क्या करते हैं? जी भाई, मैंने बोलो भाई। क्या करते हैं आप? हाँ? क्या करते हैं? भाई साहब पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हैं? मैं एमलिब कर रहा हूँ, मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस। अच्छा
जी। तो क्या जीवन में क्या करना चाहते हैं? मतलब मैं आपके सपने जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपके सपने जानना चाहता हूँ, आप सपने क्या बुन रहे हैं? मैं सपने बुन रहा हूँ, अपने पढ़ाई के आगे पढ़ूंगा और उसके बाद नौकरी पाऊंगा। अच्छा। पर इस सरकार में रह के मुझे नहीं लग रहा कि आगे भविष्य में कभी नौकरी मिल पाएगी। अच्छा। हाँ, 5 सालों में लोगों को नहीं मिली, 10 साल मोदी की सरकार को होने को आए, 5 और 9 साल होने को आए, और ये योगी सरकार को 5 साल हो गए। मुझे नहीं लगता नौजवान को रोजगार मिल रहा है। सरकार तो एक रही है, लाखों नौकरियां दी हैं। आप पे आंकड़े कितने हैं बताइए? तो कहने को कुछ भी कहती है सरकार है, सिर्फ बोल सकती है और बहला फुसला सकती है, नौकरी नहीं दे सकती। ये सरकार नौकरी नहीं दे सकती। सरकार नौकरी देती है पर ये सरकार नौकरी नहीं दे सकती। काबिलियत ये सरकार विकास की जगह विनाश कर सकती है लोगों को। नहीं, मैं सरकार के बारे में पूछ ही नहीं कि सरकार क्या करना चाहती है। क्या पूछना? मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके सपने क्या हैं, आप जीवन मेरे में क्या सपने हैं मैं आगे जा, ये जो मेरी पढ़ाई पूरी हो इसके बाद मेरी नौकरी लगे। पर इससे पहले जो पास आउट मेरे लास्ट कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरे जो सीनियर्स रहे, वो भी आज बिना रोजगार के आज भी लोग हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी बताइए। जैसे कि हमारे बड़े भाई ने कहा था कि वो एजुकेटेड नहीं है पर वो नौकरी पाना चाहते हैं। उन भैया को यही नॉलेज नहीं है कि सरकार 5 लाख तक कोई टैक्स ले ही नहीं रही है। जिनकी जो सैलरी आ रही है उन सैलरी पे तो कोई टैक्स है ही नहीं। और भैया जिस हिसाब से कह रहे हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, ये सरकार काबिलियत पर जॉब देती है। अरे मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस जानते हैं क्या होती है? मैं जितना समझ रहा हूँ, तकनीकी तौर पे लोगों को बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है। आप क्या करते हैं? मैं सर कुछ नहीं बोला, इनसे बात करिए आप क्या करते हैं? सर मैं कुछ नहीं हम दोनों प्रॉपर्टी काम करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी काम करते हैं। काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल बेकार चल रहा है, वैसे सारे काम बंद पड़े हुए हैं इस टाइम पर। अच्छा। जी हाँ, सारे काम बंद पड़े हुए हैं। बहुत सारा मैं अभी आया था तो मैंने देखा कि मेट्रो बन रही है, सारी चीजें बन रही है, काम तो है। सर मेट्रो 10 किलोमीटर के लिए मेट्रो बना रहे हैं, या सक्सेस हो सकती है मेट्रो? नहीं, बन तो रही है, उसमें मजदूरी करने वाले लोग, काम करने वाले लोग तो होंगे। सर वो भी पढ़े लिखे ही होंगे, अनपढ़ आदमी कहाँ जाएगा? अनपढ़ आदमी कहाँ जाएगा बताइए? स्वाभाविक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर तकनीकी जो हमारा शिक्षा का जो ढांचा है उसको भी स्वाभाविक सी बात है कि उसको बदलने की आवश्यकता है। और तकनीकी शिक्षा, पढ़ाई किताबी ज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा भी देने की और उस पूरे सिस्टम को बदलने की बिल्कुल जरूरत है। जो युवा हैं वो युवा कहीं ना कहीं ये सब चीजें चाहते हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप क्या करते हैं? मैं अपनी नौकरी करता हूँ सर। अच्छा, क्या नौकरी करते हैं? प्राइवेट जॉब है मेरा। हाँ। कितने रुपए महीना मिल जाते होंगे? 15 से 20 हज़ार रुपये। खर्चा चल जाता है घर का? चल रहा है, मेंटेन करके चल रहे हैं खर्चों को, उसी हिसाब से हम खर्चे करते हैं। ये जो कोरोना काल गया, इस कोरोना काल में सब दुखी रहे, आप पे भी निश्चित तौर पे कुछ आपत्तियां नहीं होंगी। आपको पूरी तनख्वाह मिली, आपको काम मिला? हाँ, काम मिला, तनख्वाह भी मिली पूरी हमें। उस पैसे से ही हमने अपने पूरे परिवार को मेंटेन किया। खर्चे जो हमारे फिजूल के खर्चे थे उनको हमने लगाई उस पर, और तरीके से हमने अपने आप को मेंटेन किया, पूरे परिवार को मेंटेन किया। और हमें इस कोरोना काल में दिक्कत जो आई उसको हमने फेस किया। अच्छा, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? परेशानियां ये थी हमारे लिए कि एक तो बाहर नहीं जा पा रहे थे। उस स्थिति में भी हमारे जो बजट था हमारा, उस बजट में हमने अपना खर्चा चलाया। इस तरीके की परेशानियां आई हैं। परिवार में सब ठीक हैं? बिल्कुल कुशल मंगल, सब बहुत अपनी ड्रॉप लगवा ली? बिल्कुल, दोनों डोज लगवाई पूरी। परिवार के सब लोगों को लगवाया डोज। अब क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? मैं तो यही कहता हूँ कि बेरोजगारी और उसके लिए तो हमें अपने आप में ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई हमारी जो है उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। अगर हमारे अंदर एबिलिटी होगी, योग्यता होगी, तो हमें निश्चित ही जॉब मिलेगी, प्राइवेट के स्तर पे भी और गवर्नमेंट के स्तर पर भी। स्वाभाविक सी बात है, अगर योग्यता है तो नौकरी की कोई कमी नहीं है। आपसे जानने, अच्छा, ये जो चुनाव का जो दौर चल रहा है, इसी से शुरुआत करते हैं। ये चुनावी जो दौर है, कोविड के दौर से शुरुआत। हाँ, कोविड के दौर, जो आप कहना चाहें। मैं पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हूँ इंसान हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, ठीक है। मेरी ट्रेड के लोग, हम ताजमहल के पास रहते हैं, ताजमहल मेरे पास में ही रेस्टोरेंट है। तो हम लोग इतने परेशान हैं कि 2 साल होने आगे, सरकार हमारे जो गाइड हैं बेचारे, मैं गाइड भाइयों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, बहुत गाइड ताजमहल के गाइड पे डिपेंड है भाई। ताजमहल में पर्यटक आता है, गाइड लेता है, गाइड भाई को कोई लोन नहीं,
2 साल से उनकी आमदनी बंद, बिल्कुल सरकार, पिछले बजट सेशन की बात है, सरकार ने बोला था कि सभी गाइड भाइयों को 1 से 5 लाख तक लोन मिलेगा। आज अगर कोई भी पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा, मैं भी या फिर एम्पोरियम वाला या फिर होटल वाला या रेस्टोरेंट वाला कोई बैंक जाता है ना, तो उसे लोन नहीं मिल रहा, ना किसी गाइड को। इस क्षेत्र से जो भी जुड़ा, टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो भी जुड़ा, उसको कोई लोन नहीं मिला। सरकार का ये मतलब पिछले बजट का था, बजट पिछले साल का उठाएंगे तो निर्मला सीतारमण ने बोला था 10,000 करोड़, यानी कितने का बजट वो निकाला था, सारी चीजें कि हाँ कि कोविड के टाइम में देंगे। तो एक तो सरकार का ये बहुत गंदा फेलियर है, अपने डिपार्टमेंट के लिए एक भी चीज। आप बाकी स्पेन, यूरोप देखो, यूरोप, श्रीलंका, हमारा टूरिज्म जो है श्रीलंका डिपार्टमेंट, मतलब श्रीलंका सारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मालदीव्स खुला हुआ है। हमारे इंडियंस भी आप देख लो चाहते, आप तो मतलब इतने बड़े मतलब चैनल चला रहे हो आप, सारी चीजें तो आपके भी मिलने वाले होंगे, वो मालदीव्स के फोटो डालते होंगे। हमारे इंडिया में कोई गोरा नहीं आ रहा, कोई अंग्रेज नहीं आ रहा, सारी सब चीजें फ्लाइट बंद करके बबल फ्लाइट है। जिस फ्लाइट की कीमत 30,000 होती है, आज वो 3 लाख रुपए में इंसान देख के आ रहा है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ ये जो इस समय चुनाव का दौर है, जो आप बात कह रहे हैं, इसके लिए कभी जनप्रतिनिधियों से बातचीत की? जनप्रतिनिधियों से बहुत बार बात की। किसको नहीं पता आगरा में? सर आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता, सबको पता है कि आगरा किस तरीके से जूझ रहा है। पर्यटन क्षेत्र हमारे मतलब इतने लोग हैं बेचारे, जूता कारोबारी लो, एम्पोरियम वाले लो, रेस्टोरेंट वाले ले लो, होटल वाले ले लो, गाइड ले लो, ड्राइवर ले लो, टैक्सी वालों की टैक्सी 10 टैक्सी दिन, आज बेचारा एक टैक्सी खुद चला रहा है। अच्छा, क्या होना चाहिए? ऐसी जो परिस्थितियां, देश की जो परिस्थितियां हैं, उनमें क्या होना चाहिए? सरकार को सोचना चाहिए। योगी जी को मतलब नाम बदलने से कुछ नहीं हो सकता। योगी जी को खुद मतलब ताजमहल, एक इंडिया का, जब भी कभी इंडिया कहीं रिप्रेजेंट करते तो ताजमहल का फोटो सबसे पहले इंडिया, जो भी अगर आप भी देखो विदेश में आप कहीं जाओ तो इंडिया का जैसे नाम सुनेंगे तो ताजमहल का फोटो अपने आप आ जाता है दिमाग में। तो योगी जी को समझना चाहिए कि ताजमहल एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ताजमहल का बहुत अच्छा नाम है, 7 वंडर में यूं ही नहीं आ गया वो, तो उसे समझना चाहिए। मंदिर है ठीक है, मैं हिंदू को ब्राह्मण हूँ, मैं मंदिर की बहुत श्रद्धा है, मेरे अंदर सारी चीजें, लेकिन मंदिर मुझे रोजगार नहीं दे सकता दादा। अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो चुनाव के 4 मुद्दे क्या होने चाहिए? इनसे बात करें। इस चुनाव में 4 मुद्दे क्या होने चाहिए? जी, मैं सबसे पहले बात करूं कि नाम मेरा विक्रम सिंह है और यहीं आगरा से बिलोंग करता हूं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो, अदरवाइज नहीं डिपेंड करता, लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो देश हित में काम करे, जो राष्ट्र को बढ़ाए, राष्ट्र को मजबूत करे, जिससे कहीं भी हम विदेश भी जाएं तो अपना नाम हो और हमें गर्व अपने पर महसूस हो कि हम भारत देश के हैं। तो जिस प्रकार से जो भी पार्टी हो देश हित में काम करे, उसे हमें हमेशा वोटिंग करना चाहिए। ऐसी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं नाम नहीं लेता कि कौन सी पार्टी हो। अब दूसरी बात मैं कहूं कि शिक्षा की सबसे पहले आवश्यकता है। देश में शिक्षा बेस्ट होगी तो हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे, आगे तक ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, शिक्षा पर बल देना चाहिए। शिक्षा बेहतर होगी। अब दूसरी बात करूं, जी जवाब दे रहा हूं मैं। शिक्षा बेहतर कहां से होगी? शिक्षा की आवश्यकता हमें ही नहीं है, नेता लोगों को भी शिक्षा की आवश्यकता है। अभी प्रोग्राम हुआ था अखिलेश जी का, तो उन्होंने क्या कहा था, मीडिया के लिए वो शब्द कहे थे, वो मैं बताऊंगा आपको, कि जो मोबाइल मीडिया है प्लीज उसे पीछे कर दीजिए। अरे आप यार कहाँ दिखाओगे? आप अपने परिवार वालों को दिखा दोगे, यार दोस्तों को दिखा दोगे, कहाँ दिखाओगे आप मोबाइल मीडिया? तो देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, उसको ही आप अपमानित कर रहे हो। तो आम जनता के साथ आपका व्यवहार कैसा रहता होगा? क्या ऐसे व्यक्ति को सूबे की चाबी थमा देना उचित रहेगा? बिल्कुल अपने अपने विचार हैं और टिप्पणी बिल्कुल कोई भी किसी पे भी कर सकता है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती यही है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर किसी को अपनी बात अपने लहजे में कहने का अधिकार है, अधिकार होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक गरिमा होती है। उस गरिमा का पालन हर किसी को, एक छोटे बड़े का लिहाज हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। बाबूजी, आप बहुत मैच्योर हैं, आगरा से बिलोंग करते हैं, हम लोग आगरा पहुंचे हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। ये जो इस समय का जो माहौल है, इस समय के चुनावी माहौल पर आप क्या कहेंगे? चुनावी माहौल तो है ही, मगर अब जनता को सोच समझ करके देना चाहिए वोट, कि कौन हमारे लिए बेहतर कर सकता है, कौन देश को आगे ले जा सकता है। और जाति धर्म को हटा देना चाहिए किनारे, इंसानियत को देखना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूँगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये भी बहुत बेहतर बात है कि इंसानियत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इंसान को हमेशा कहीं ना कहीं इमोशन, एक भावनात्मक लगाव जरूर रहना चाहिए। और देश आगे जा रहा है, चीजें सारी चीजें हो रही हैं, सब बहुत बेहतर दिशा में है। तो अब क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन और पूछेंगे, क्या करते हैं आप? सर मैं एक व्यापारी हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मेरा रेस्टोरेंट है एक।
मैं वो व्यापार करता हूँ, मेरी ट्रेवल्स है, व्यापारी हूँ। ये जो दौर है, ये जो पॉलिटिकल जो स्थितियां हैं, इन राजनीतिक स्थितियों पे देश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, प्रदेश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? सर राजनीतिक दौर पे मैं क्या टिप्पणी करूँ, मेरे को तो मेरा व्यवसाय चाहिए जो चलना चाहिए, मेरे पास अर्निंग आनी चाहिए, उसी से मैं टैक्स भर पाऊंगा। मेरे पास अगर कुछ अर्निंग ही नहीं आएगी, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? मुझे तो सिर्फ अपने परिवार को पालना है, उससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अब धीरे धीरे माहौल सामान्य हो रहा है। सर सामान्य हो रहा था, सेकंड वेव जब खत्म हुई उसके बाद से हम लोग स्थिति को ला रहे थे लाइन पर, जो लाइन पे आ रही थी वो थर्ड वेव ने, जैसे ही थर्ड वेव का आया उसके बाद सब हमारी कमर तोड़ दी गई दोबारा से, और हम लोग दोबारा से मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि 20 साल पीछे जा रहे हैं, और 20 साल हम लोग पीछे जा रहे हैं, और उसके बाद पता नहीं कब आगे आ पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा दौर रहा जिसने कहीं ना कहीं देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रीढ़ को तोड़ने का काम किया, और अब धीरे धीरे लोग सामान्य होते आ रहे हैं। चुनावी अखाड़े में एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर लगातार हमारे साथ युवा मौजूद हैं, और वो किस तरह से यहाँ पर अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, उन्हीं से सीधे जानेंगे। तमाम युवा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और सबसे पहले आगे बढ़ते हुए, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र जी, देखिए आप युवा फेस हैं, क्या मुद्दा है इस बार का विधानसभा चुनाव के लिए? आपका अपना क्या मानना है, क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए, मेरा मुद्दा ये है कि सरकार इस बार फिर से पूरी बहुमति से आ रही है, और पहले से और ज्यादा आएगी, क्योंकि सरकार ने जो काम करे हैं वो आज तक किसी सरकार ने काम नहीं करे। ठीक है, आप सहमत नजर आ रहे हैं, सबका अपना अपना मानना होता है। आपका क्या नाम है? सोनू यादव। सोनू जी, आपका क्या मुद्दा है विधानसभा चुनाव को लेकर, और आप अगर चाहते बीजेपी सरकार आए, क्यों आए? अगर और किसी पार्टी की सरकार आप चाहते तो क्यों चाहते हैं? क्या अहम मुद्दा है आपका? देखो, बीजेपी सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया, केवल मंदिर और मस्जिद, बस इस सरकार ने केवल हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया है, उसका कोई काम नहीं किया। आप शिक्षा में देख लीजिए, शिक्षा में उठा के आज हर परिवार से पूछिएगा क्या उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है? किसी भी स्कूल वाले ने फीस कम नहीं की, बराबर पूरी फीस ले रहे हैं। स्कूल बंद होने के बावजूद ही पूरी फीस दी जा रही है, और जो हम मानता हूं कि कुछ प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने जो हाफ सैलरी दी है, बट उनसे पूछे जिनकी फैमिली बच्चे पढ़ते हैं, पूरी शिक्षा गई है, पैसे पूरे गए हैं। और हमारे भाई ने कहा कि विकास कहाँ है? विकास इतने सालों से मैं विकास ढूंढना हूँ, विकास अब तो इतना से इतना बड़ा हो गया होगा विकास। ठीक है, आपके भाई अब बता देंगे कहाँ है विकास। देखिए, जैसे मैडम जी भैया ने हमारे बताया कि जो क्या बताया था, विकास नहीं, विकास से पहले क्या बोला था? शिक्षा। हाँ, शिक्षा का आपने बोला, और हिंदू वाली बात, जो मोदी जी और योगी जी ने हिंदुओं का हक उन्हें दिलवाया है, जो मंदिर और मस्जिद वाली बात बोली, वो उन्होंने उनका हक दिलवाया है, जो उनका हक था हमेशा से, जो कि अभी तक ना कोई सरकार दिलवा पाई, ना कोई दिलवा सकती थी। और रही बात शिक्षा की, जो अभी तक जो कोरोना काल था उसकी वजह से सरकार ने कुछ अपनी प्रतिबंधियां रखी हैं, ताकि जिनके उनके बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, और उसी की वजह से आज हम थर्ड लेयर से बच पाए हैं। नहीं तो और भी जो ऐसी कंट्री हैं जो कि आज बहुत पीड़ित चल रही है इससे। ठीक है, इनका अपना मानना है और उनका अपना मानना है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा को लेकर अगर इन्होंने मुद्दा उठाया है, और ये जो शैलेंद्र जी हमारे साथ, तो उनका कहना है क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है और पिछले 2 साल से जिस तरह से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, तो कुछ लोग उस ऑनलाइन शिक्षा के अगेंस्ट हैं, तो कुछ लोग उस ऑनलाइन शिक्षा के फेवर में है, क्योंकि बच्चों का भविष्य भी देखना है और साथ ही पढ़ाई भी जरूरी है। और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? MP रघुवंशी जी। MP रघुवंशी जी, आपका क्या मानना है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या अहम मुद्दा होना चाहिए, और युवाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए? अभी तो पहले भैया की बात का जवाब दूंगा मैं। उन्होंने शिक्षा की बात की थी। अभी जब माननीय कल्याण सिंह बाबूजी की सरकार थी, मेरा भाई 3 बार फेल हुआ, जब नकल नहीं होती थी, उसके बावजूद हाई स्कूल इंटर करने के बाद आज एयरफोर्स में है। अब ये शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, खेतों में पानी देते देते ग्रेजुएशन कर लिया। माननीय मुलायम सिंह जी पैसों से ग्रेजुएट करवा देते हैं। आज तो अब शिक्षा रहने कहाँ दी, उन्होंने शिक्षा खत्म कर दी, लेकिन अब फिर दोबारा हमारी भाजपा की सरकार आई तो अब शिक्षा फिर आगे बढ़ रही है। इससे हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन मुलायम सिंह जी ने सिवा शो केंद्र और पैसे लेने के अलावा और कुछ काम नहीं किया। अच्छा, यहाँ आपको क्या लगता है कि शिक्षा में और क्या कुछ सुधार होनी चाहिए, क्या कुछ और अहम तकनीकी होनी चाहिए? कर रही है ना हमारी पार्टी, 11 यूनिवर्सिटियां बनवा चुकी, महाविद्यालय बनवाए, कॉलेजें बनवा रही है। कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, और आपसे जानेंगे सोनू जी, क्योंकि आप लगातार शिक्षा को लेकर और विकास को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी आ रही है और फिर शिक्षा और विकास को लेकर काम किया जाएगा। पिछले 5 साल में जो कामकाज हुए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं और उसके बारे में आपकी क्या राय होगी? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा काम।
कहीं भी आप उठा के देख लो, किसी भी सेक्टर में आप उठा के देख लो काम। रेल बेच दी, बताइए। हमारे एक भाई कह रहे थे ये कि मैं आगे चल के मैं रेलवे का अधिकारी बनूंगा। अरे जब रेल रहेगी नहीं तो अधिकारी कहाँ से बनेंगे? एमपी रघुवंशी जी तो कह रहे हैं कि 11 मेडिकल कॉलेज जो हैं और बहुत सारे कॉलेज जो हैं उनका उद्घाटन किया जा रहा है। तो किया जा रहा होगा, शायद उनको अच्छे पता होगा, किया जा रहा है। मेरा मुद्दा किसी ऐसा नहीं है कि मतलब करा, अरे सरकार है, हमने चुना है, उस सरकार को हमने चुना है। हमने कोई बीजेपी वोट नहीं दिया, हमने दिया मोदी जी को वोट। हमने सीएम साहब वोट नहीं दिया, हमने केवल मोदी जी का चेहरा देखा था, हमने उनको देखा, हमें लगा था कि अच्छा काम होगा। कहीं नहीं। मोदी जी तो केंद्र में है ना, राज्य में तो आप जिसको लाना चाहते हैं आप उसको लाइए ना। अगर राज्य सरकार आप चुनकर बनाएंगे तभी ना राज्य में काम होगा। अरे तो मोदी जी, पूरे जो हमारा जो सिस्टम है वो पूरे मोदी जी चल रहा है। ये तो कठपुतली है सब। क्या है? देखिए, राज्य का मुद्दा और केंद्र का मुद्दा अलग होता है। सोनू जी, इस बात को समझिए, क्योंकि राज्य का मुद्दा और केंद्र का मुद्दा अलग होता है। केंद्र सरकार अपनी तरह से काम करती है, पूरा देश चलाना होता है, और राज्य सरकार अलग काम करती है। इसलिए आप राज्य और केंद्र सरकार में पहले फर्क समझिए और उसके बाद अपनी राय रखिए। ठीक है, यहाँ पर और भी युवा चेहरे मौजूद हैं, उनसे ठीक है, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एमपी रघुवंशी जी कुछ और कहना चाह रहे हैं। जो युवा माननीय योगी जी की सरकार में इंटर और ग्रेजुएशन करेगा वही नौकरी पाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में ग्रेजुएट हो भी जाए तो वो हमारी तरह ही घूमता रहेगा, वो नौकरी नहीं कर पाएगा, बेरोजगार ही घूमेगा। ठीक है, तो देखिए, राज्य सरकार जो बनाया जाता है, राज्य की जनता उन्हें चुनकर लाती है और जाहिर तौर पर राज्य की जनता चुनकर लेकर आती है राज्य के विकास के लिए। इसलिए वोट सोच समझ कर दीजिए, गहन मंथन करके दीजिए। आपको जिसे लगता है कि ये पार्टी अच्छा काम कर सकती है, उस पार्टी को सोच समझ कर वोट देना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या किया है इस सरकार ने? इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ नाम बदले हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, 100 नंबर किसने चलवाई? अखिलेश जी ने चलवाई थी। अब इन्होंने 112 नंबर कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? ये विकास हो गया? एम्बुलेंस के अब डीजल पेट्रोल नहीं मिल रही है उन्हें, हर घर में पहुंच ही नहीं पा रही, किसी कहीं पर भी नहीं पहुंच पा रही है एम्बुलेंस। क्या विकास है ये? और ये जो शिल्पग्राम वाला रोड है वो किसने बनवाया था? अखिलेश भैया ने बनवाया था। ये विकास जो किया है अखिलेश सरकार ने किया है, अन्यथा किसी ने नहीं किया है। लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया, 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं, वरना 7-7 घंटे लगते थे लखनऊ पहुंचने में। लखनऊ से ठीक है, ये अपनी अपनी राय है और लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है अपनी राय रखने का, और हर कोई स्वतंत्र है अपने लिए सरकार चुनने के लिए और साथ ही अपनी राय रखने के लिए। तो नेटवर्क टीम की ये मुहिम है कि उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभाएं हैं वहां पर इस चुनावी अखाड़ा को लगाए और साथ ही जनता के मन को टटोलने की कोशिश भी की जाए कि इस बार किसको वोट देना है, क्या करना है, और साथ ही लोग कितना ज्यादा बीजेपी के कामकाज से संतुष्ट नजर आए हैं। फिलहाल अभी चुनावी बयार किस तरह से बह रही है, ये टटोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों में हमारी उपस्थिति दर्ज होगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।